भारत के अंदर किताब एकमात्र ऐसी चीज है, कितनी भी महंगी हो कहीं भी छोड़ जाना, कोई नहीं ले जा रहा। बाकी की दूसरी चीज छोड़ दोगे तो गायब हो जाएगी। क्या? वो एक्चुअली वो बुक बहुत महंगी आती है ना 11th 12th में। अब उसमें क्या होता है कि उस एज में बच्चे अब बुक के लिए पैसे लाते हैं, वो खर्च हो जाते हैं। अब लें कैसे? दोबारा मांग नहीं सकते, तो यही होता है। भारत के अंदर सबसे अच्छी सिचुएशन होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की। पूरे सेमेस्टर तो ये पढ़ाई नहीं करते, फिर लास्ट में जाके क्या है, पतली पतली कुंजियां आती हैं आजकल। और इंजीनियरिंग की खास बात क्या है, 5 यूनिट होते हैं हर सब्जेक्ट में। उसमें से 3 यूनिट आप पढ़ लो, रात भर में पेपर निकल जाएगा, बस पास ही होना होता है। अब उसमें भी क्या करते हैं लोग, आज मान लिया इलेक्ट्रिकल की कुंजी लेके आए, रात भर में 3 यूनिट पढ़ी, ठीक, और दूसरे दिन जाके उसी को बेच दिया किताब वाले को आधी रेट पे। फिर दूसरी कुंजी लेके आए, उसमें से 3 यूनिट पढ़ी, उसको फिर बेच दिया, ठीक। तो ये चलता है आपके इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में भी कभी कोई पूरी बुक नहीं खरीदता। यही कारण है भारत के 99% जो इंजीनियर है ना, वो वर्ल्ड क्लास जॉब के लायक नहीं है, फिर वो नौकरी ढूंढते हैं कहीं मिल जाए, बैंक में, एसएससी में, आईएएस में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख क्या रहे थे, इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी में सबसे पहले तो हमने आपके ये देखा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक। इकोनॉमी हम आपके कहते किसे हैं, ठीक। तो हमने आपको बताया इकोनॉमी के कितने बेसिक पिलर्स हैं, 3। इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक यूनिट। इसके बाद में हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हम आपके कहते किसे हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस को डिफाइन किया पहले, गुड्स यानी कि विजिबल और सर्विस यानी कि इनविजिबल। और इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हम किन्हें कहते हैं, हर वह गुड्स है, हर वह सर्विस जिसकी कोई प्राइस हो। और प्राइस के निर्धारण की अगर हम बात करें, तो प्राइस को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला यूटिलिटी, सेकंड स्कैरिसिटी, और थर्ड मार्केट, और चौथा एग्रेसिव ब्रांडिंग, ठीक है। तो हम लोग आपके देख रहे थे क्या, मार्केट के अंदर प्राइस को आपके डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मार्केट के अंदर आपके प्राइस का निर्धारण होता है किससे, डिमांड एंड सप्लाई से। तो फिर हम लोगों ने आपके क्या समझा कि डिमांड किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं, ये देखा हमने, ठीक है। तो सप्लाई यानी कि आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, और डिमांड यानी कि जिस किसी भी नीड या जिस किसी भी डिजायर को खरीदने की लिए पैसा आपके हाथ में हो, सरल शब्दों में, ठीक। तो उतनी नीड या उतनी डिजायर आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में, ठीक। दूसरा हमने आपको क्या बताया, जिस किसी भी देश की पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां हमेशा नीड ज्यादा होगी, ठीक। और जिस देश पे पैसा ज्यादा हो वहां हमेशा डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। अब आते हैं हम इससे आगे। अब हमें आपके ये समझना है कि मार्केट के अंदर आपके, ठीक, कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। तो मार्केट के अंदर आपके कीमतों का निर्धारण करती हैं आपके डिमांड एंड सप्लाई। तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट के अंदर आपकी डिमांड कैसे वर्क करती है और सप्लाई कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो मार्केट में डिमांड कैसे वर्क करती है, सप्लाई कैसे वर्क करती है, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर दें। हम तो सिंपल इतना देखें कि डिमांड कौन क्रिएट करता है, बायर, और सप्लाई कौन क्रिएट करता है, सेलर। अगर हमें ये पता चल जाए कि खरीदते टाइम बायर क्या सोचता है, कुछ तो बायर का एटीट्यूड होगा, और बेचते टाइम सेलर क्या सोचता है, तो कुछ सेलर का भी एटीट्यूड होगा। तो मार्केट में बायर का जो एटीट्यूड है वो डिमांड को क्रिएट करेगा, और जो सेलर का एटीट्यूड है वो सप्लाई को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम आपके देखें कि मान लो कि आप एक बायर हो। तो बायर का एटीट्यूड हमेशा यही रहेगा, क्या रहेगा, कि कम से कम कीमत पे ज्यादा से ज्यादा आपके क्वालिटी वाला सामान मिल जाए। अगर दो दुकानों पे आपके सेम क्वालिटी वाला सामान मौजूद है तो आप उस दुकान से खरीदोगे जिस पे कीमत कम होगी, ठीक। ये हुआ मेन पॉइंट। तो कुल मिला के हमने आपके देखा क्या, बायर का एटीट्यूड आपके ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक लाइव एग्जाम्पल लें, बीच में आपके प्याज 80 रुपए किलो चल रही थी, तो आप लोग कितनी खरीद के लाते थे, 250 ग्राम,
ठीक, ज्यादा अमीर होंगे तो हाफ के जी, नहीं तो 250 ग्राम ही आती थी। और 250 ग्राम प्याज को भी झोले में सबसे नीचे रख के लाते थे, कोई मांग ना ले, मांगेगा तो मना भी नहीं कर पाएंगे और देने में दुख होगा। ठीक, तो यहाँ अब आपके क्या हुआ कि अब वही प्याज आपके 80 से 40 रुपए किलो हुई। ठीक, तो अब आपने उस प्याज की मात्रा को कितना कर दिया, 1 kg। फिर आपके वही प्याज 20 रुपए हुई तो आपने मात्रा कितनी कर दी, 2 kg। और वही प्याज जब आपके 10 रुपए किलो हो गई तो प्याज अब 5 kg। ठीक, तो हमने आपके देखा क्या यहाँ, जैसे जैसे आपके कीमत बढ़ती है बायर अपनी डिमांड को कम करता है। तो बायर का एटीट्यूड जो आपके होता है वो आपके क्या होता है, डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस। और बायर का यही एटीट्यूड मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है और इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो रूल ऑफ डिमांड आपके क्या है, बायर का एटीट्यूड, कि खरीदते टाइम बायर क्या सोच रहा है। ठीक है, तो रूल ऑफ डिमांड आपके क्या कहता है, डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस। यानी कि आपके अगर कीमत कम होगी तो बायर ज्यादा डिमांड रखेगा, कीमत बढ़ती जाएगी तो डिमांड गिरती जाएगी। ठीक, तो अब इसे एक प्रैक्टिकल आप ग्राफ से समझना। ग्राफ बनाइए, बनाए। इकोनॉमी को समझने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, इकोनॉमी में वर्ड पे मत जाना, उसमें ये जाना ये वर्ड अगर आ रहा है तो इस घटना का आपके क्रिएशन कहाँ से हो रहा है, उस क्रिएशन वाले पॉइंट पे जाना और वहां जाके सोचना कि इसका आपके सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक, तो हमें रूल ऑफ डिमांड, रूल ऑफ डिमांड तो हमें जानना ही नहीं है क्या होता है, हमें तो ये जानना है कि डिमांड क्रिएट कौन करता है, बायर, और बायर खरीदते टाइम क्या सोचता है वही डिमांड होगी। ठीक, रूल ऑफ सप्लाई क्या होता है ये भी नहीं जानना, क्योंकि सप्लाई क्रिएट करता है सेलर, तो सेलर जो बेचते टाइम सोचता है वही रूल ऑफ सप्लाई होगा। ठीक, तो हमने एक ग्राफ लिया, एक एक्सिस पे हमने किसी वस्तु की कीमतें ली और दूसरे एक्सिस पे हमने ली किसी वस्तु की क्वांटिटी। ठीक है, तो खरीदते टाइम बायर की सोच ये होती है कि जब आपके कीमतें क्या हो, कम हो। ठीक है, कीमत क्या है, कम हो, तो जब कीमत आपके कम हो तो बायर अपनी डिमांड को क्या रखेगा, ज्यादा। ठीक, जैसे कि आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल यहां वस्तु की आपकी कीमत है 50 रुपए किसी की। ठीक, तो बायर की डिमांड कितनी है, 1 kg। वस्तु की कीमत 40 हुई तो डिमांड हो गई 2 kg। वस्तु की कीमत आपके 30 हुई, डिमांड हो गई 3 kg। वस्तु की कीमत 20 हुई, डिमांड हो गई 4 kg। वस्तु की कीमत 10 हुई तो डिमांड हो गई 5 kg। ठीक, तो ये इकोनॉमी के अंदर ये जो रिवर्स कर्व आप देख रहे हो, बायर्स कर्व हमेशा रिवर्स कर्व होता है। ठीक है, ये जो रिवर्स कर्व है इस कर्व को हम कहते हैं बायर्स कर्व या डिमांड कर्व। और ये कर्व हमें बताता है इकोनॉमी के अंदर बायर का एटीट्यूड क्या होता है। इकोनॉमी के अंदर आपके बायर का जो एटीट्यूड आपके होता है वो होता है क्या, डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस, और इसी को इकोनॉमी में कहते हैं हम रूल ऑफ डिमांड। ठीक है, अब वही हम आपके सोचते क्या है, जब हम सेलर की जगह पे खड़े होते हैं
तो स्वाभाविक सी बात है कि सेलर आपके किसके लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। अगर कोई भी सेलर 10 रुपए में आपके किसी वस्तु को बेच रहा है तो उसे होने वाला प्रॉफिट कम होगा, ठीक। उसी वस्तु को वो 20 में बेचेगा तो पहले से ज्यादा प्रॉफिट होगा, 30 में बेचेगा तो और ज्यादा होगा। और हर सेलर अपना प्रॉफिट रेगुलर क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो अब यहां आपके होता क्या है, सेलर आपके अगर कीमतें कम होंगी तो सेलर की खास बात यह होगी कि वो सप्लाई को रोक देगा और सेलर इंतजार करेगा कीमत के बढ़ने का, ठीक है। सेलर कोल्ड स्टोर में भर देगा, वेयर हाउस में भर देगा, लेकिन सप्लाई नहीं निकालेगा, ठीक। जैसे ही कीमत बढ़ेगी सेलर सप्लाई बढ़ाएगा, और कीमत बढ़ेगी सेलर और सप्लाई बढ़ाएगा, और कीमत बढ़ेगी सेलर और सप्लाई बढ़ाएगा, और एक कीमत ऐसी आएगी जहां सेलर अपनी पूरी सप्लाई को बाहर कर देगा, ठीक। तो इकोनॉमी के अंदर आपके जो आपके कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कर्व होता है सेलर से या सप्लाई कर्व। और सेलर से या सप्लाई कर्व किसी भी इकोनॉमी में सेलर के एटीट्यूड को बताता है, और सेलर का एटीट्यूड होता है क्या, सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। सप्लाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइस के, ठीक। अब यहां समझना, इसी को इकोनॉमी में कहते हैं हम रूल ऑफ सप्लाई। तो हम यहां आपके देखते क्या है, बायर का एटीट्यूड है इधर और सेलर का एटीट्यूड है इधर, ठीक है। बायर चाहता है कम से कम कीमत पे ज्यादा से ज्यादा सामान मिले, और सेलर चाहता है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले और सामान कम से कम देना पड़े। तो दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और अगर इकोनॉमी के अंदर आपके यही सोच रही तो न बायर खरीदेगा और न सेलर बेच पाएगा। तो यहां दोनों की सोच का मिलना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम देखते क्या है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर या पूरी मार्केट के अंदर बायर और सेलर की जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन एक पॉइंट मार्केट में या इकोनॉमी में ऐसा जरूर होगा जहां बायर और सेलर की सोच एक दूसरे से मिलती होगी, ठीक। तो हम देखते क्या है कि ये जो बायर्स कर्व और सेलर कर्व है ये पूरी इकोनॉमी में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक पॉइंट पर जरूर कर रहे हैं, कोई तो ये पॉइंट होगा, ठीक। और यही वो पॉइंट होगा, ठीक, जहां बायर खरीदने तैयार होगा और सेलर बेचने तैयार होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लियो सब्जी लेने गए, हम पूछते हैं ना सब्जी लेने जाते हैं तो आलू कैसे दिए भैया, बोलता है 50 रुपए किलो। आप कहोगे 5 किलो लेने, सही लगा लो, फिर वो कहेगा 45, आप कहोगे नहीं 20, फिर वो कहेगा 40, आप कहोगे अच्छा 25, वो कहेगा 35, आप कहोगे 30, फिर मान लो 30 रुपए पे आपके सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो आप खरीदना चाह रहे थे 20 पे, वो बेचना चाह रहा था 50 पे, ना आपकी बात रखी ना उसकी, ठीक। आलू का सेटलमेंट कितने रुपए पे हुआ, 30 पे। तो 30 रुपए आपके ये होगी रियल एक्सचेंज प्राइस जहां वस्तु आपने खरीद ली, ठीक। और यही जो प्राइस होगी इसे हम आपके कहते हैं क्या, ऑप्टिमम प्राइस, अनुकूलतम कीमत। ऑप्टिमम प्राइस किसी वस्तु या किसी सेवा की वह कीमत होती है जिस पर बायर ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहे और सेलर ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहे, ठीक है। मार्केट हमेशा आपके किस प्राइस पर रन करती है, ऑप्टिमम प्राइस, ठीक है। अब ये जो आपके ऑप्टिमम प्राइस है, ठीक, ऑप्टिमम प्राइस आपके निर्धारित होती कैसे। ऑप्टिमम प्राइस को निर्धारित करने की एक तो होती है थ्योरी और एक प्रैक्टिकली भी निर्धारित होती है ऑप्टिमम प्राइस, ठीक है। अब प्रैक्टिकली कैसे, थ्योरी तो खैर हम कंप्लीट देखेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिकली देख लें। प्रैक्टिकली ऑप्टिमम प्राइस डिपेंड करती है बार्गेनिंग पावर के ऊपर, ठीक। अगर बायर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो वो सस्ते में ले आएगा, और सेलर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो वो महंगे में बेचेगा, ठीक है। कनॉट प्लेस पे जाते हो ना आप लोग पालिका बाजार में जीन्स लेने, जैसे ही आप पूछते हो कितने की, सीधा बोलता है 1500 की, तुरंत आपके हाथ से जीन्स छूट जाती है, आप कहते हो उसे 200 रुपए देंगे, ऐसे ही बोलते हो ना, और छोड़ के चल देते हो बाहर। फिर वो बोलता है बाहर आएगा, अच्छा 1200 की ले लेना, 1000 की ले लेना, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। जैसे ही उसे लगा कि तो मार्केट से ही बाहर जाने लगा, अच्छा ठीक है 300 की ले जाओ, फिर आप कहो 250 की दोगे, तो वो कहेगा अच्छा आ जाओ ले जाओ, ठीक। तो यहां आपके क्या हुआ, आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी थी, तो बार्गेनिंग पावर से आप उस प्राइस को अपने फेवर में खींच के ले आए। तो अगर बायर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो वो अपने फेवर में कर लेगा प्राइस, और सेलर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो वो अपने फेवर में। लेकिन ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है निर्धारित करने की, ठीक है।
अब यहां आपके, अब हम बार्गेनिंग पावर की बात करें तो जो सबसे अच्छी बार्गेनिंग पावर होती है विश्व में, पूरी पृथ्वी पे, ये होती है भारतीय महिलाओं की। भारतीय महिला अगर किसी काउंटर पे खड़े हो जाए तो अपने फेवर में ही लेके आएगी प्राइस को। ठीक। और पूरी पृथ्वी पर सबसे खराब बार्गेनिंग पावर होती है भारतीय पुरुष की, जब गर्लफ्रेंड उसके साथ हो। फिर तो टिप में भी 500 निकलवा लेना आप, कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा वो। ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये ऑप्टिमम प्राइस प्रैक्टिकली कैसे होती है डिसाइड, ये समझ आया। अब हम आते हैं थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली ऑप्टिमम प्राइस किस तरह से आपके निर्धारित होती है। ऑप्टिमम प्राइस निर्धारित कौन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट के अंदर जो डिमांड और सप्लाई की जो सिचुएशन होंगी, ठीक, वही आपके निर्धारित करेंगी किसको, ऑप्टिमम प्राइस को। तो अब हम मार्केट के अंदर, ये ग्राफ बना लिया, मार्केट के अंदर अब हम आपके देखते क्या है, तो सबसे पहले ऑप्टिमम प्राइस। ठीक। तो ऑप्टिमम प्राइस के बारे में हमने आपको क्या बताया था, वह प्राइस जिस पर बायर खरीदने तैयार हो और सेलर बेचने तैयार हो। ऑप्टिमम प्राइस एक तो थ्योरेटिकली डिपेंड होती है और एक प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली तो बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड होगी है, लेकिन थ्योरेटिकली आपके जो ऑप्टिमम प्राइस होती है उसको निर्धारित करती है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन। और मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई, ये दो फैक्टर मिलकर कितनी कंडीशंस क्रिएट करते हैं, तीन। पहली कंडीशन, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। दूसरी कंडीशन, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। और तीसरी कंडीशन, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, इसे नोट करो, फिर इन तीनों कंडीशंस को डिस्कस करें। काला धन, ऐसा मनी जिस पर टैक्स पे ना किया गया हो, उसे कहते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, बाकी का ऐसा नहीं है कोई काले रंग की मनी होती है। ठीक। नोट तो 2 ही 1000 का होता है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट, पिंक ही होता है। कलियर नोट। तो ऑप्टिमम प्राइस सिद्धांत में आपके निर्धारित होती कैसे है, तो ऑप्टिमम प्राइस आपके डिमांड और सप्लाई, इनकी कंडीशंस निर्धारित करती हैं कि ऑप्टिमम प्राइस मार्केट में क्या हो। ठीक है, तीन कंडीशन हो सकती है डिमांड और सप्लाई की मार्केट में। पहला, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। दूसरा, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। तीसरा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो हम सबसे पहली कंडीशन का एनालिसिस करते हैं, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो इस कंडीशन में क्या होगी कीमत है, क्यों, डिमांड ज्यादा है तो कीमतें क्यों ज्यादा हो।
देखो, पहली कंडीशन हम लेते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अब पहली कंडीशन में है क्या, डिमांड है ज्यादा, मतलब बायर ज्यादा है और सप्लाई है कम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके लेके चले, जैसे मान लो अब इस क्लास में आपके 200 सीट है, ठीक है, और स्टूडेंट आपके आ जाए 2000। अब 2000 स्टूडेंट तो बैठ नहीं सकते यहाँ, मतलब खरीदने वाले कितने हैं, 2000, और यहाँ सप्लाई कितने की है, 200 की, ठीक है। तो फिर कौन 200 अंदर आएंगे, ये निर्धारण करना किसके हाथ में चला गया, मैनेजमेंट के, हमारे नहीं, ठीक है। तो ये निर्धारण करना चला गया आपके नीचे मैनेजमेंट के हाथ में, ठीक है। तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, वो भी तो दुकानदारी हुए ना, तो दुकानदार आपके, ठीक, अब उन 200 को अंदर बैठाएगा जो सबसे ज्यादा पे करेंगे। तो होता क्या है कि डिमांड जब ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो ऐसी स्थिति में खरीदने वाले हैं ज्यादा, यानी कि बायर ज्यादा हो गए और उसके सापेक्ष सप्लाई कम है, तो यहाँ जो बार्गेनिंग पावर होती है वो सेलर के हाथ में चली जाती है, और सेलर हमेशा अपने प्रोडक्ट को महंगे से महंगा बेचना चाहता है। इसलिए इस स्थिति में हमेशा जो प्राइस होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा। डिमांड इज ग्रेटर देन आपके सप्लाई, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में चूंकि बार्गेनिंग पावर सेलर के हाथ में चली जाती है, इसलिए इस सिचुएशन को हम कहते हैं सेलर्स मार्केट। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं कि सेलर्स मार्केट किसे कहते हैं, ठीक। तो सेलर्स मार्केट, जब मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई की सिचुएशन हो तो ये कहलाती है सेलर्स मार्केट। क्यों सेलर्स मार्केट, क्योंकि यहां कीमत निर्धारण सेलर करता है, ठीक है। ये आपके सिस्टम हुआ। तो अब हम यहां आपके देखते क्या है, सेलर्स मार्केट में आपके कीमतें क्या होंगी, ज्यादा बढ़ना शुरू होंगी, ठीक है। और कीमतों का बढ़ना ही कहलाता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का एक ओवरव्यू हम यही आपको दे देते हैं कि इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि सेलर्स मार्केट, डिमांड है ज्यादा सप्लाई है कम, तो इस स्थिति में आपके बार्गेनिंग पावर या कीमतों का निर्धारण सेलर करेगा, तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतों का बढ़ना ही कहलाता है क्या, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आगे मार्केट में देखना, अब यहाँ इन्फ्लेशन को हालांकि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरव्यू समझ लो इसका। इन्फ्लेशन मार्केट में हो गई, हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन आपके क्रिएट हो गई या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। अब यहां इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक। अब कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका आपके प्रभाव क्या पड़ता है। मान लो मार्केट में कीमतें इतनी बढ़ जाए कि आलू हो जाए 200 रुपए किलो, चावल हो जाए 800 रुपए किलो, दाल हो जाए 1200 रुपए किलो, ठीक। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग होगा ना, उसकी इतनी परचेजिंग पावर नहीं होगी, यानी उसके पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो इस सामान को खरीद सके। यानी कि नीड गुड्स, नीड गुड्स मतलब जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उन गुड्स को भी वो खरीदने की क्षमता नहीं रख पाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि व्यक्ति नीड गुड्स भी नहीं खरीद पा रहा, तो उसका सर्वाइवल प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके व्यक्ति का सर्वाइवल प्रभावित होना शुरू हो जाए, तो अब यहां क्वेश्चन मार्क लग गया सरकार के ऊपर, ठीक, कि सरकार कर क्या रही है। तो सरकार को जैसे ही पता चलेगा कि इन्फ्लेशन मार्केट में अनकंट्रोल आपके हो रही है, ठीक, तो सरकार अब आपके करेगी क्या, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, तो आपके गरीब और मध्य वर्ग पे इसका आपके विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो सरकार ऐसा होने नहीं देगी। तो इमीडिएट आपके गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार करेगी क्या, तो सरकार सबसे पहले आपके जाएगी रूट कॉज पे, इन्फ्लेशन हुई क्यों, ठीक है। अब इन्फ्लेशन हुई क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम, इसलिए इन्फ्लेशन हुई। अगर हम इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में कन्वर्ट कर दें, डिमांड को कर दें कम और सप्लाई को कर दें, सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। तो जो इन्फ्लेशन आपके हुई है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। सरल शब्दों में यही हुआ, ठीक। तो अब इसके लिए यहां दो स्तर पे आपके प्रयास होंगे। आगे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आप यही पढ़ोगे, हम आपको यही बताए दे रहे हैं, ठीक। पहला प्रयास होगा आपके डिमांड को कम करने का,
और दूसरा प्रयास होगा यहां सप्लाई को बढ़ाने का। ठीक है, अब डिमांड, डिमांड का मतलब परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर को क्या करना है, कम करना है। तो परचेजिंग पावर को कम करने का था बहुत आसान तरीका है, लोगों के पास जो पैसा है उसे कम कर दो। ठीक, यही है ना सीधा सीधा। तो अब यहां लोगों के पास पैसा, अब सरकार कैसे कम कर दे, सरकार छड़ा थोड़ी लेगी लोगों से, पैसा है तो है। ठीक है, यह हुआ आपके। तो फिर यहां आपके सरकार कहेगी किससे, आरबीआई से, एक काम करो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, और आरबीआई उठा के एक साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ जाएंगी, ठीक, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि 1 लाख रुपए उधार ले जाओ, एक साल में 1,000 रुपए ब्याज देना है, तो आप कहोगे ले चलो कुछ भी नहीं है तो। ठीक, और दूसरी कंडीशन हम आपसे कहें कि 1 लाख रुपए दे जाओ, एक साल में 20,000 रुपए ब्याज देना है, तो आप कहोगे रख लो अपना पैसा। तो इसका मतलब आपके क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो अब लोगों ने आपके बैंक से पैसा लेना कम कर दिया। तो इसका मतलब आरबीआई यहां उठा के बढ़ाएगी सीधा इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही मार्केट में एक साथ आपके करेंसी का जो फ्लो होगा वो डाउन होगा, और करेंसी का फ्लो आपके मार्केट में जब डाउन होगा तो लोगों के पास भी पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी, सिंपल। ठीक है, और यही तो करना चाहती थी सरकार। ठीक, तो ये जो आपके इन्फ्लेशन कंट्रोल का आपकी जो तरीका है डिमांड को कम करना, इसी तरीके को हम बोलते हैं मॉनिटरी कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, और ये मॉनिटरी कंट्रोल आपके करता कौन है, आरबीआई। ठीक, अब सिर्फ डिमांड कम करने से ही थोड़ी सब हो जाएगा, सप्लाई को भी तो बढ़ाना है, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन अगर आलू प्याज का है तो वो तो 90 दिन लगेंगे, ऐसा थोड़ा ना है कि 20 आलू का बो और इधर से निकाल लो, उसमें तो जो लगता है वो टाइम लगेगा। तो प्रोडक्शन रातों रात नहीं बढ़ सकता, तो इंपोर्ट करो, देश के सारे वेयर हाउस कोल्ड स्टोर के ताले तोड़वाओ, देखो इनमें सामान तो नहीं भरा पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस डिक्लेयर करो। ठीक, तो ये सारे जो प्रयास हैं आपके सब किसके होंगे, सप्लाई को बढ़ाने के, और सप्लाई को बढ़ाने के वाले ये जितने भी प्रयास हैं इनको हम कहते हैं फिस्कल कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, फिस्कल कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, और ये करती है कौन, गवर्नमेंट। ठीक, ये हुआ सिस्टम। अब यहां याद रखना ये दो वर्ड, एक फिस्कल एक मॉनिटरी। ठीक, पूरी इकोनॉमी में जहां कहीं भी फिस्कल वर्ड आए तो इसका मतलब ये काम सरकार कर रही है, और पूरी इकोनॉमी में जहां कहीं भी मॉनिटरी वर्ड आए ये काम आरबीआई कर रही है। ठीक, तो आरबीआई अगर कोई इकोनॉमी में कोई भी उठापटक कर रही है तो ये होता है मॉनिटरी, और अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ये होता है फिस्कल। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपके हुए। अब दो ही तरीके हैं आपके, आगे चल के जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो उसमें कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो आप रूट कॉज पे चले जाओ, रूट कॉज तो यही दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन को आप उलट दो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, यानी कि जो डिमांड ज्यादा है उसे कम करना है, तो डिमांड को कम करने के प्रयास आरबीआई करेगी, इसे मॉनिटरी कंट्रोल कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। ठीक, सप्लाई को बढ़ाने के प्रयास गवर्नमेंट करेगी, इसे फिस्कल कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल के तरीके। ठीक, तो अब नेक्स्ट, तो अब यहां सबसे पहली कंडीशन अब अपने आपके देखी क्या, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इसे नोट करो।
तो हमने यहाँ देखा क्या, ऑप्टिमम प्राइस को तीन कंडीशंस निर्धारित करती हैं। पहला डिमांड इज सप्लाई, दूसरा डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और तीसरा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इस सिचुएशन को कहते हैं हम सेलर्स मार्केट, क्योंकि कीमतों का निर्धारण सेलर के हाथ में होता है। सेलर्स मार्केट में हमेशा कीमतें ज्यादा होंगी, कीमतों का ज्यादा होने कहलाता है इन्फ्लेशन, और जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफियर होगा, और गवर्नमेंट आपके करेगी क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल। दो तरीके होते हैं, या तो डिमांड को कम करेगी या फिर सप्लाई को बढ़ाएगी। डिमांड को आपके कम करने का मतलब लोगों के पास पैसे को कम करना, यानी मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना, और ये काम करेगा कौन, आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा जो ये कंट्रोल किया जाएगा इसे कहते हैं मॉनिटरी कंट्रोल। ठीक, सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है आपकी गवर्नमेंट, और इस कंट्रोल को कहते हैं हम फिस्कल कंट्रोल। ठीक, कलियर नोट। चले आगे। अब नेक्स्ट, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि मार्केट में डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम। अब यहाँ कुछ आपके एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, एजम्पशंस आपके क्या, कि मार्केट में सप्लाई इतनी कम है कि बेचने वाला सिर्फ एक सेलर है। अगर मार्केट के अंदर ये सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक, हो सकता है मार्केट में दो सेलर हो, अगर दो सेलर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये सिचुएशन आपके क्या कहलाती है, ड्यूपोली मार्केट। हो सकता है मार्केट में किसी चीज को बेचने वाले चार पांच सेलर हो, पांच छह सेलर हो, इस सिचुएशन को हम आपके कहते हैं क्या, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, मार्केट में अगर मोनोपोली या ड्यूपोली या ओलिगोपोली कोई भी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन हमेशा कस्टमर के लिए लॉस का कारण बनती है। ठीक, अब जैसे कि अब हम देखें प्रैक्टिकल सिस्टम लेके चलते हैं, मोनोपोली मार्केट का इंडियन रेलवे है ही नहीं दूसरा। ठीक, अब इसका नुकसान क्या था, एक बार बहुत पहले हमने रिजर्वेशन कराया आपके यहाँ से कानपुर का बिहार संपर्क क्रांति में, स्लीपर में, ट्रेन में हम बस पैर रख लिया था, ट्रेन चल दी थी, हम सीट पे नहीं पहुंच पाए, कानपुर आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पैसे भी दिए लेकिन हमें वो सुविधा नहीं मिली, उससे पहले शहर आ गया। इंडियन रेलवे ने कहा पहुंचाने की गारंटी दी थी, सीट की नहीं। ठीक, तो इसका मतलब आपके ये होता है मोनोपोली मार्केट। तो यहाँ जो कस्टमर के जो आपके हित हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, प्रभावित। जैसे पहले आपके बीएसएनएल, बीएसएनएल का ही बोलवाला था पूरे भारत में, प्राइवेटाइजेशन नहीं था। तो अब बीएसएनएल में पहले तो फोन लगवाना ही बड़ी प्रतिष्ठा का कार्य होता था, 5-7 साल में नंबर आता था, उसमें भी सांसद विधायक की सिफारिश कराना पड़ता था। फिर फोन लगवा लेते थे पहले, उसमें और समस्या, अब घर का एक आदमी उस फोन के पास ही बैठा रहता था। वो आपके पड़ोस में शर्मा जी रहते, उनसे बात करनी थी, आपके पड़ोस में वर्मा जी रहते हैं, उनसे बात करनी थी, वो पीछे जो खन्ना जी रहते हैं आपके, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उनको बुला दो जरा। तो ठीक, दिन भर इसमें बिजी रहता है और खुद अपना कोई कॉल ही ना लगा पाए। क्यों, क्योंकि रेट्स इतनी ज्यादा थी उस समय कि कॉल करने के लिए रात में 11 बजे का इंतजार करना पड़ता था। तो मार्केट में जब भी मोनोपोली की सिचुएशन आपके होगी,
मोनोपोली हमेशा कस्टमर के लिए किसका कारण बनेगी? लॉस का। ठीक है, तो सरकार कभी नहीं चाहती आपके कि मार्केट में मोनोपोली की सिचुएशन हो। ठीक है, अब सरकार मार्केट में सबसे पहले इस मोनोपोली की सिचुएशन को खत्म करने का प्रयास करेगी, और भारत सरकार ने यह प्रयास जो किया था MRTP एक्ट 1969 के द्वारा, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ठीक है, तो भारत सरकार ने कहा कि आपके किसी एक फील्ड में एक कंपनी नहीं होगी, एक से ज्यादा कंपनियां होंगी, नहीं तो फिर वो कंपनी क्या करेगी? एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर सकती है। ठीक है, अब MRTP एक्ट ये तो कहता है कि एक नहीं होंगी, दो तो हो सकती हैं, लेकिन दो हो जाए तब भी ड्यूपोली है। ठीक, ड्यूपोली का जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल पेप्सी और कोला। ठीक, इन दोनों ने अपने पूरे ब्रांड सेट कर रखे हैं। भारत में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक उठा लो, या तो पेप्सी का या कोला का, तीसरे को खड़े ही नहीं होने देते, इनसे कंपटीशन ही नहीं कर सकता कोई। ठीक, तो यहां आपके क्या है? ड्यूपोली भी हो सकती है, ड्यूपोली भी नुकसान कर सकती है। नेक्स्ट, ओलिगोपोली भी हो सकती है। ओलिगोपोली मतलब किसी को बेचने वाले सामान को 5-6 4-5 लोग हों। ठीक है, ओलिगोपोली का एक और आपको एग्जांपल बताते हैं। ऑटो स्टैंड पे गए हो कभी? ऑटो स्टैंड बोला नई दिल्ली जाना है, एक ऑटो वाले ने बोल दिया ना 200 रुपये लगेंगे, तो एक भी नहीं जाएगा 200 से कम में, यूनियन होती है उनकी बाकायदा। ठीक, और एक ऑटो वाले बोल दिया मीटर खराब है, तो सबके ही मीटर खराब मिलेंगे उस दिन, चाहे भले ही सबके सही हो। तो ये होता है ओलिगोपोली। तो फिर आगे चल के आपके मोनोपोली को तो बैन कर दिया गया, लेकिन ड्यूपोली और ओलिगोपोली की भी समस्याएं आपकी थी। तो ड्यूपोली और ओलिगोपोली को आपके तोड़ने के लिए फिर सरकार एक और एक्ट लेके आती है, कंपटीशन एक्ट 2002, कि फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना है, जिससे कि आपके न तो बायर्स या कस्टमर्स का लॉस हो और ना ही शेयर होल्डर्स का लॉस हो। शेयर होल्डर का कैसे? क्योंकि अगर फेयर कंपटीशन नहीं हुआ तो छोटी कंपनियां तबाह हो जाएंगी, तो उनके तो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आपके लेके आया गया फेयर कंपटीशन या कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक, तो ये तीन कंडीशन आपके कौन सी मार्केट में? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तीन एजम्पशन होते हैं इस मार्केट के, मोनोपोली मार्केट, ड्यूपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, अब इसके बाद में एक कंडीशन और याद रखना, एक मार्केट आपके और होती है इकोनॉमी में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक, तो याद रखना कि मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होती है वो मोनोपोली मार्केट से बिल्कुल अलग होती है। मोनोपोली मार्केट में बेचने वाला सिर्फ एक है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बेचने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, बस खास बात आपके ये होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट की कि हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, और हर सेलर की प्राइस दूसरे सेलर के प्रोडक्ट की प्राइस से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक, जैसे कि अब हम आपके लेके चलें टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट बेचने वाली कोई एक कंपनी तो है नहीं, कॉलगेट, क्लोजअप, सेवाका, दंत क्रांति, ठीक है, बिक्को, वज्रदंती, तमाम प्रकार की कंपनियां हैं। इन सारी कंपनियों को देखना, हर टूथपेस्ट का कंटेंट स्लाइटली डिफर करेगा और हर टूथपेस्ट की प्राइस स्लाइटली डिफर करेगी। ठीक, तो ये होती है कौन सी मार्केट? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब यहां क्या होता है आपके मोनोपोलिस्टिक मार्केट, अब यहां आपके क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन अब आपके ये होता है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं। अब बहुत सारे सेलर हैं तो मान लिया कि टूथपेस्ट में पहले कोई एक ही कंपनी आई होगी, एक एक करके ही आएंगी ना, कोई भी चीज ले लें, साबुन बनाने में पहले एक ही कंपनी आई होगी, तो अब उस कंपनी को ये डर होगा कहीं मेरे कंटेंट का प्रयोग कोई दूसरा ना कर ले। तो इस व्यवस्था को आपके रोकने के लिए कि चोरी चकारी ना हो, इसके लिए आएगा अब पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट में हर कंपनी अपने कंटेंट को क्या कराएगी? पेटेंट कराएगी, जिससे कि उसके कंटेंट का कोई कमर्शियल मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, यह हुआ। अब इसके बाद में अब यहां मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अब इसमें और आगे देखना, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, जैसे फीवर की तो एक ही मेडिसिन है, पैरासीटामोल। ठीक, किसी भी कंपनी की ले लेना, सब में पैरासीटामोल ही होता है, लेकिन उस पैरासीटामोल की जो क्वांटिटी है वो हर दवाई में क्या करेगी? डिफर करेगी, कोर कंटेंट तो एक ही है। ठीक है, अब यहां आपके कैसे होता है सिस्टम? भारतीय कंपनियां वर्सेस विदेशी कंपनियां। ठीक, अब विदेशी कंपनियां और भारतीय कंपनियां इस मोनोपोलिस्टिक के नाम पे कैसे छेड़छाड़ करती हैं, पेटेंट एक्ट की कैसे धज्जियां उड़ाती हैं। इंडिया में ही होता है, विदेशों में नहीं। ठीक, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई कंपनी है आपके कहाँ की? यूएसए की। ठीक, नाम है इसका ग्लेनवेट। इसने आपके एक मेडिसिन बनाई कैंसर की। ठीक है, इस कैंसर की मेडिसिन जो इसने बनाई, ठीक है,
अब इसका कंटेंट देखें, इसने कंटेंट में आपके जो कंटेंट लिया, कंटेंट, कंटेंट ए, कंटेंट बी, कंटेंट सी और कंटेंट डी। ए की मात्रा रखी 95%, बी की मात्रा रखी आपके 2%, सी की मात्रा रखी आपके 1.75%। कितना बचा? डी की मात्रा 1.25%। ठीक है, ये कैंसर की दवाई में इसने कंटेंट यूज किया और इस कंटेंट को इसने क्या करा लिया होगा? पेटेंट। ये कंटेंट क्या होगा? बकायदा पेटेंट। मतलब इस कंटेंट का यूज आपके कोई भी कंपनी अदर नहीं कर सकती। और इसकी इसने जो कीमत आपके रखी वो रखी कितनी? 2,000 रुपये। ऐसे होती है कैंसर की दवाइयों की कीमत है पर टेबलेट। ठीक है, अब आपके क्या हुआ? अब भारत की आपके एक कंपनी जगन भाई छगन भाई मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, R&D का तो कोई हिसाब किताब इन पे है नहीं। ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो विदेशों में ही होता है, लेकिन भारतीयों को कट कॉपी पेस्ट ये अच्छे से आता है। अब ये जगन भाई छगन भाई फार्मास्यूटिकल्स क्या करेंगे? ये हैं आपके इंडिया के जगन भाई छगन भाई। इनने भी कहा कि हमने भी कैंसर की दवा विकसित कर ली है। ठीक, अब इन्होंने अब अपना कंटेंट प्रस्तुत किया, कंटेंट प्रस्तुत किया और इस कंटेंट में ए, बी, सी और डी। ए 94.8%, बी 2.2%, सी 1.70%, डी 1.30%। अब इनमें दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसने तो 2,000 इसलिए कीमत रखी है ना कि इस बेचारे ने इतना तो R&D पे खर्च किया, तब उसको पेटेंट मिला। अब उस R&D पे जो खर्चा हुआ है वो इसे वसूल करना है। ठीक है, यह हुआ सिस्टम। और इन्होंने उठा के आपके जो कीमत इसकी रख दी 2 रुपए पर टेबलेट। ठीक, अब ये जो कंपनी है आपके, ये इनके ऊपर आरोप लगाएगी कि हमारा पेटेंट चोरी किया है। ये कंपनी कही बताओ कैसे किया है? तुम्हारा तो 95% था, हमारा 94.8 है। तुम्हारा 2.2 था, हमारा 2.2 है। हमने कोई आपका पेटेंट चोरी नहीं किया, ये तो हमारा खुद का इनोवेशन है। और इस खुद के इस इनोवेशन को एक नया नाम आपके ये दे देंगे, जेनेरिक मेडिसिन। ये तो हमने खुद किया है। ठीक, अब विदेश की कंपनी आपके सिर पीटेगी कि हमने इतनी रिसर्च की और इंडिया ही सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और यहीं दवाई की कीमत आपके 2,000 से 2 रुपए है। ठीक है, तो अब आपके यहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट का आधार क्या है? पेटेंट, कि उसके कंटेंट को कोई चोरी ना करे। लेकिन भारत में वो भी हो जाता है। ठीक, यह है सिस्टम। तो हम भारतीय कट कॉपी पेस्ट में आपके इतने अग्रणी देश हैं आपके। ठीक है, जैसे कि अग्रणी देश किसी भी टॉप पे हम पॉइंट पे ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले तो सरकार से कहा कि ले लो क्रायोजेनिक इंजन। ठीक, लेकिन MTCR ट्रीटी साइन थी, विश्व के ज़्यादातर देशों की हो चुकी थी। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी कोई देगा नहीं। अब नहीं देगा तो फिर रसिया हमारा दोस्त था, हम रसिया से कहेंगे 3 इंजन दे दो आप, तो क्रायोजेनिक तुम खुद का बना लेंगे। तो रसिया ने कहा इंजन ही तो मांग रहे हैं, ले लो। रसिया ने कहा बस मिसाइल में यूज मत करना, क्योंकि 300 किलोमीटर की ट्रीटी होती है इसमें। तो इंडिया ने कहा नहीं करेंगे। इंडिया के इंजीनियर्स ने पहला इंजन खोला, नई बात बनी, दूसरा भी खोल लिया और तीसरा खोलते ही उन्होंने भारत का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना दिया। ठीक, और सीधा GSL भी उड़ाया क्रायोजेनिक से। तो इसका मतलब आपके क्या है कि तकनीकी को कॉपी करना बहुत आसान है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये आपको तीनों मार्केट की सिचुएशन क्लियर हुई। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इसको नोट कर लो पहले। तो मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं? ड्यूपोली मार्केट किसे कहते हैं? ओलिगोपोली मार्केट किसे कहते हैं? और मोनोपोलिस्टिक मार्केट किसे कहते हैं? हालांकि सिद्धांत में तो मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली सब पे बैन है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें तीनों दिखाई पड़ती हैं। जैसे मोनोपोली में इंडियन रेलवे, ड्यूपोली में आपके पेप्सी कोला, ओलिगोपोली में आपके मोबाइल कंपनियां। मोबाइल कंपनी एक सर्किल में 3-4 ही होती हैं, ये अपने रेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं।
कर लिया नोट? बंद नहीं की, फेयर कंपटीशन की बात चली है, बंद थोड़ी होता है कुछ, मतलब कंपटीशन फेयर करना है। लिख लिया? अब नेक्स्ट अगला ओवरव्यू लेना। अगली कंडीशन आपके डिमांड इज लेस देन सप्लाई, यानी कि मार्केट में डिमांड हो कम और सप्लाई हो ज्यादा। ठीक है, अब डिमांड हो कम सप्लाई हो ज्यादा, अब इससे अब आपके तात्पर्य क्या है? अभी जो सिचुएशन बताई थी उसे उलट दो। ठीक, अभी 2000 स्टूडेंट थे, 200 की जगह थी, मान लो स्टूडेंट ही 20 है। ठीक, तो अब मैनेजमेंट क्या सोचेगा? कुछ कम फीस करके सीटें तो भरनी ही है। ठीक, क्योंकि चाहे 20 बैठे चाहे 200 बैठे, डिलीवरी तो सेम जानी है। ठीक, तो यहाँ क्या करें, किसी भी तरीके से सीट भर जाए। क्यों? अब यहाँ आपके क्या होगा, अब एक और फिनोमेना आपके होती है। जैसे मान लो अब आप लोग आए तो आपने देखा यार क्लास में तो जगह ही नहीं है, फटाफट जाके एडमिशन ले लें, फिर आप कोई बार्गेनिंग नहीं करोगे। अब आपने देखा क्लास में बहुत जगह है, अभी एक आध दिन में ये भरनी भी नहीं है, फिर आप नीचे जाके बार्गेनिंग करोगे। मैडम 15,000 रुपये बोल रहे, 10,000 की व्यवस्था हो पाएगी, देख लो 10,000 में हो जाए तो। ठीक, ये हुआ सिस्टम। तो 10,000 में हो जाए तो देख लो, वो तो बार्गेनिंग करने की आदत होती है। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो ऐसी स्थिति में बार्गेनिंग पावर कहाँ चली गई? बायर के पास। और बायर हमेशा क्या चाहेगा? कम से कम कीमत पर सामान मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होता है? कीमतें कम होती हैं। अब इकोनॉमी पे एक प्रभाव और बताते हैं। इकोनॉमी के अंदर आपके दो कंडीशंस होती हैं। ठीक, इसी बार्गेनिंग को लेके बताते हैं। एक कंडीशन होती है बायर सरप्लस और एक कंडीशन होती है सेलर सरप्लस। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं समझना। ठीक, समझना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की आपके फीस है कितनी, हमने सारे फैक्टर कॉस्ट इनडायरेक्ट टैक्स और सब लगा के हमने देखा कि पर स्टूडेंट हमें आपके कितना मिल जाए? 15,000। तो हमारे सारे खर्च निकल जाएंगे, टैक्स निकल जाएगा, सारा सिस्टम ओके हो जाएगा। ठीक है ना, हमें पता है स्टूडेंट बार्गेनिंग करता है, तो हम पहले ही फीस रखते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या होगा। हमें तो पता है कि 15,000 से ऊपर जो भी आ रहा है वो हमारे फेवर में है। ठीक, अब यहाँ आपके क्या होगा, जैसे कि बेस प्राइस ये हुई, अब यहाँ सिस्टम ये हुआ कि हमने सोच लिया कि हमें एवरेज एक स्टूडेंट से 20,000 25,000 जो भी हमने सोचा ही हमें लेना ही लेना है, और ये मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन चले गए, इससे नीचे आपको नहीं जाना। अब यहाँ बार्गेनिंग शुरू हुई, 35,000। अब आपने कहा कि मैडम 5,000 कम कर लो, कहते ही हो सारे लोग जाके। तो यहाँ 35 से मान लो आपने ले लिया 30 में एडमिशन। कितने में ले लिया? 30 में एडमिशन। ठीक है, ये सिचुएशन आपके हुई। अब इस सिचुएशन में आप देखना, 30 में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने फीस कम करा ली, घर से 35 लाए थे, 5 बच गए। ये क्या है आपके लिए? बायर सरप्लस। ठीक है ना, हमारी तो फीस पहले ही 15 थी, हमने तो 30 ली है। ये होता है सेलर सरप्लस। दोनों खुश हैं, बायर भी खुश हम कम कराए हैं, सेलर भी खुश, हमें तो पहले ही पता रहा तुम कम कराओ, हमने पहले ही 3 गुना कर रखी है। ठीक है, तो बायर सरप्लस सेलर सरप्लस क्या है? ये दोनों वर्चुअल सिचुएशन है जिसमें दोनों बिन बिन की सिचुएशन को फील करें, क्योंकि सेलर कभी घाटे में बेच ही नहीं सकता। ये तो आप दिमाग से निकाल देना कि 2 शर्ट में 5 शर्ट फ्री मिल रही हैं, कोई 2 पे 5 फ्री नहीं मिल रही, उन 2 में कीमत ऐड है 5 की। आप बस ये खुश हो जाओ कि हम सरप्लस में, सेलर तो ऑलरेडी सरप्लस में ही रहता है, क्योंकि सेलर तभी तक काम करेगा जब तक उसको प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहला वर्ड प्रॉफिट होता है सेलर का काम करने का। ठीक है, अब इसके बाद में तो ये अगली सिचुएशन, अब हम आते हैं दूसरा, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई में कीमतों का निर्धारण किसके हाथ में चला गया? बायर्स के हाथ में।
ठीक, तो इस मार्केट को हम कहते हैं क्या, बायर्स मार्केट। और बायर की आदत होती है कम से कम कीमत पे सामान लेने की, तो बायर्स मार्केट में जो कीमतें होंगी वो हमेशा डाउन होंगी, राइट। अब यहां आपके क्या है, कीमतों का बढ़ना कहलाता है इन्फ्लेशन और कीमतों का घटना कहलाता है डिफ्लेशन, ठीक है। अब यहां एक और कंडीशन, रिसेशन, जब कीमतें लगातार 2 तिमाही तक कम होती जाएं, कितनी तिमाही तक, 2 तिमाही, 2 क्वार्टर तक, ठीक है। क्वार्टर दूसरा नहीं, क्वार्टर मतलब 3 महीने वाला क्वार्टर, एक 80 एसएमएल वाला भी होता है। तो जब कीमतें आपके 2 क्वार्टर तक लगातार कम होती जाए तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्या, रिसेशन, ठीक है। और लॉन्ग टर्म रिसेशन को हम कहते हैं क्या, डिप्रेशन। अब ये जो स्थिति आपके होती है ना, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये स्थिति जो आपके होती है वो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक होती है कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपके लेके चलें, एक कोई भी जनरल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो भारत सरकार कहती है कि ना अब अगले 5 साल तक कोई जॉब नहीं निकालनी है, अगले 5 साल तक कोई जॉब नहीं निकालनी। अगले 5 साल तक जब जॉब ही नहीं निकलनी तो फिर आपका भी कौन सा पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, आप भी कहो चलो घर अपने वापस झोला उठाओ, किराया काय के लिए खर्च करें यहाँ, ठीक। तो झोला उठा के आप अपने घर पहुंच गए। अब झोला उठा के अब आप अपने घर पहुंच गए तो फिर हम भी क्या करेंगे, हम भी ट्रैक्टर संभालेंगे खेत में जाके, ड्राइवर को हटाएंगे वहां जाके, ठीक। तो हम भी पहुंच गए अपने घर। अब यहाँ सिर्फ घटना इतनी सी थी कि 2-5 साल आपके कोई जॉब नहीं निकलनी। अब 2-5 साल कोई जॉब नहीं निकलनी तो अब इसका इकोनॉमी पे एनालिसिस करते हैं। मान लो 5 साल आपके कोचिंग फील्ड ही बंद हो जाए, एजुकेशन ही बंद, क्योंकि नौकरी लगनी ही नहीं है, सबको पता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो सिंपल हम इस स्क्रीन की बात करें, क्या ये स्क्रीन बिकेगी, नहीं बिकेगी, ठीक है। अब नहीं बिकेगी तो अब यहाँ से शुरू करते हैं इकोनॉमी का एनालिसिस। ये स्क्रीन नहीं बिकेगी तो ये फैक्ट्री वाला इसको बना बना के स्टोर थोड़ी करेगा, फैक्ट्री वाला 1-2 महीने देखेगा, उसे लगा बिक ही नहीं रही है एक भी, उसने पता कराया क्यों नहीं बिक रही, तो पता चला कि भारत में जगह ही नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, तो लोग कोचिंग पढ़ने नहीं आ रहे इसलिए नहीं बिक रही, ठीक। अब ये स्क्रीन आपके बिकना जब बंद हुई, ठीक है, तो अब इस स्क्रीन की फैक्ट्री ताला डलना शुरू हुआ, और स्क्रीन की फैक्ट्री पे ताला डाला तो 2-4 हजार तो लेबर होंगी इसके पास, सब बाहर, ठीक। तो अब यहाँ आपके क्या हुआ, यहाँ आपकी सिचुएशन क्या हुई कि एक वहां जॉब नहीं निकली, उस जॉब नहीं निकलने से आपके क्या हुआ, जॉब अगर वहां नहीं निकली तो सबसे पहले कोचिंग बंद हुई, कोचिंग बंद हुई तो कोचिंग फील्ड में काम करने वालों लोगों की इनकम कम हुई, इसीलिए तो कोचिंग बंद हुई। अब कोचिंग फील्ड के लोगों की इनकम कम हुई तो हमारे भी सारे एम्प्लॉय बाहर, उनकी भी इनकम कम हुई, इनकम कम हो रही है मतलब क्या है, डिमांड लगातार कम हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आगे देखें, ये फैक्ट्री भी बंद हो गई स्क्रीन की, तो स्क्रीन के जितने भी फैक्ट्री से जुड़े थे लेबर वो भी बाहर, उनकी भी इनकम कम हुई, डिमांड और कम हुई। अब आगे चल के देखें, ये स्क्रीन आपके जो है इसमें कम से कम 50 चीजें लगी होंगी, इसका पैनल कहीं बन रहा होगा, इसकी बॉडी कहीं बन रही होगी, ट्रांजिस्टर कहीं बन रहा होगा, चिप कहीं बन रहा होगा, एलईडी कहीं बन रहा होगा। तो जब स्क्रीन ही नहीं बिक रही तो वो 50 फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान बंद, वो 50 फैक्ट्रियां बंद, 50,000 मजदूर और बाहर, इनकम और कम, डिमांड और कम, डिमांड लगातार घटती गई। अब आपके ये जो स्क्रीन जो आपके ये बन रही थी, तो स्क्रीन आपके जब ये बन रही थी आपके, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, लाने ले जाने के लिए ट्रक बस ये सब चल रहे थे आपके। अब जब ये बिकी नहीं रही हैं, ना रॉ मटेरियल की सप्लाई आगे पीछे हो रही, ना फिनिश्ड गुड्स की हो रही, तो ट्रांसपोर्टेशन बंद। अब ट्रांसपोर्टेशन आपके बंद, तो ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई आपकी जो लेबर है, ड्राइवर, कंडक्टर, स्वीपर, सब बाहर, इनकम और कम, डिमांड और कम। अब ट्रांसपोर्टेशन ही बंद, अब नंबर लगेगा पेट्रोल पंप का। अब डीजल डलाने कौन आएगा जब ट्रक ही नहीं चल रहा, तो ठीक, क्योंकि भारतीय तो 10 रुपए की पेट्रोल डलाने जाते हैं मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल के पेट्रोल से पेट्रोल पंप नहीं चलते, ठीक है। और स्टूडेंट हो तो चंदा करते हैं तीनों 10-10 रुपए का, तब कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आपके सिस्टम ये है कि अब पेट्रोल पंप बंद, अब पेट्रोल पंप बंद तो अब रिफाइनरी का नंबर लगेगा। जब पेट्रोल ही नहीं बिक रहा तो रिफाइनरी क्या करेगी, और एक एक रिफाइनरी में 1-1 लाख लोग काम करते हैं, इतने बड़े लेवल पे आपके लोग आउट होंगे, इनकम कम होगी, डिमांड और कम होगी, और ये कंडीशन आपके फैलती जाएगी किसमें, पहले डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, यानी कि पूरी इकोनॉमी बर्बाद। अब यहाँ ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपके मार्केट में इन्फ्लेशन से भी ज्यादा गंभीर सिचुएशन है, और किसी भी देश की सरकार इस सिचुएशन को कभी आने ही नहीं देती।
और इस सिचुएशन को आपके आने से पहले ही, ठीक, सरकार जो आपके होती है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर देती है। तो सरकार सबसे पहले आपके देखेगी कि सिचुएशन आई क्यों, क्योंकि डिमांड है आपके कम और सप्लाई है आपके ज्यादा। तो सरकार अब आपके क्या करेगी, इस डिमांड को बढ़ाने की कोशिश और सप्लाई को, सप्लाई कैसे कम कर देगी, फैक्ट्री बंद कराएगी, सप्लाई कम कभी नहीं कराएगी सरकार। ठीक, यहां तो सिर्फ एक ही एक्शन हो सकता है, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश। अब डिमांड को बढ़ाने की कोशिश, तो डिमांड किससे आपके बढ़ती है, पैसे से। डिमांड इसलिए तो नहीं है क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। ठीक, तो अब डिमांड को बढ़ाने का सीधा सा तरीका है, लोगों के हाथ में क्या पहुंचा दो, महात्मा गांधी, मतलब पैसा, लोगों के हाथ में आपके पैसा पहुंचवा दो। ठीक, तो अब यहां आगे देखते हैं, सरकार के लिए बहुत आसान है लोगों के हाथ में पैसा पहुंचवाना। ठीक, कुछ नहीं करना सरकार को, मशीन भी सरकार पे ही लगी है, गुलाबी गुलाबी नोट छपना शुरू करे, एक दिन में इतना पैसा छप जाएगा, उसे एयर इंडिया के आपके प्लान में आपके लोड करे और जम्मू कश्मीर से उड़ाना शुरू करे कन्याकुमारी तक, 2 ही घंटे में आपके पैसा ही पैसा। कर सकती है सरकार चाहे तो, लेकिन करती नहीं है। ठीक, बिना प्रोडक्शन के अगर करेंसी प्रिंट ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वही खत्म हो जाएगी, आगे अभी इकोनॉमी में समझ में आएगा। ठीक, अब दो चीज देखते हैं, रुपए की वैल्यू ही कम हो जाएगी ना, रुपए प्रिंट करने का आधार होता है, रुपया उतना ही प्रिंट होता है जैसे देश की जीडीपी है 10 लाख, तो रुपया भी 10 ही लाख रुपए प्रिंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जीडीपी है 10 लाख और रुपए प्रिंट हो गया कहीं 20 लाख, तो इन्फ्लेशन और तेजी से चली जाएगी। उधार लेते तो जीडीपी में काउंट तो हो रहा है ना, वो लोन में काउंट हो रहा है ना। ठीक है, नहीं नहीं कर सकते। ठीक, अब देखना आगे, अब दूसरी इस जरूरत पर छाप दो तो इसका प्रभाव भी देख ले। अब जैसे मान लो आपने कहा कि छाप दो, सरकार ने छापे, अब छापे तो अब आपके इससे होता क्या है, सरकार ने उड़ाना शुरू किया हवाई जहाज से पैसे, 2-2 हजार रुपए के नोट उड़ते हुए आपके जा रहे हैं। ठीक, एक आपकी गजोदर रिक्शा वाला था, सो रहा था और 2 हजार का नोट आपके सुबह ही 9 बजे उसके ऊपर आके गिरा, चुपचाप उठा, उसने सोचा सवारी होगी, देखा तो 2 हजार का नोट, उसने कहा आप छोड़ो सवारी, और तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र रिक्शा लगाया उसने, और वहां से लिए 2 क्वार्टर, और 2 क्वार्टर लगाए और रिक्शा साइड में करके आपके सो गया। अब इतने में सवारी आई, ले चलोगे, दूसरा देख लो। अब इसमें आपके सिस्टम क्या है, अगर आपने बिना कोई प्रोडक्शन किए ऐसा कोई पैसा मिल जाए तो ये पैसा हमेशा मिसयूज में ही जाता है। ठीक, वो तो रिक्शा वाला था, आपको ही मिल जाए ना 500 का नोट, अच्छा तुरंत फोन लगाओ, चखना लेके आ जा, सामान में लेके पहुंचता हूँ रूम पे। ठीक, तो अब यहाँ सिस्टम आपके ये हुआ कि ये जो पैसा है इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, खत्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे होता क्या है, तो सरकार यहां आपके करेगी क्या, डिमांड को बढ़ाएगी, लेकिन इस तरह से नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि मनी की वैल्यू इससे गिर जाएगी अगर जीडीपी के सापेक्ष पैसा ज्यादा हो गया, और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन में रातों रात कन्वर्ट हो जाएगी और पैसे का इफेक्टिव यूज नहीं होगा। ठीक, इस वजह से आपके गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं लेगी। तो अब यहां आपके गवर्नमेंट करेगी क्या, डिमांड को बढ़ाना है तो लोगों के पास पैसा पहुंचाना है, तो लोगों को काम देगी, जिससे कि काम के बदले में पैसा जाए। किसके बदले में पैसा जाए, काम के बदले में आपके पैसा जाए। ये सिचुएशन आपके क्रिएट करेगी क्या, गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट आपके इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए अब आपके करेगी क्या, अब यहां गवर्नमेंट जब भी डिप्रेशन की सिचुएशन आने वाली होती है तो गवर्नमेंट बड़े ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाती है, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से अब आपके तात्पर्य क्या है, मान लो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि पूरे देश में आपके एक 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ठीक, लागत होगी 1 लाख करोड़, एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आई गवर्नमेंट। अब इससे आपके इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेशन होगा, अब इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऐसे होगा जैसे ही गवर्नमेंट का आपके ये आया एक्सप्रेसवे का प्लान, तो टेंडर तो किसी ना किसी को मिलेगा ही, जो ज्यादा पैसे खिलाएगा। ठीक, अब यहां आपके एक्सप्रेसवे बनना है तो बनेगा काय पे, जमीन पे ही बनेगा ना। तो सबसे पहला स्टेप लैंड एक्विजिशन, जमीनों का अधिग्रहण, और जमीनों का जैसे ही अधिग्रहण हुआ किसानों के पास पैसा, मुआवजा। ठीक, तो किसानों के पास पैसा, जो 10 लाख रुपए बीघा की जमीन थी वो हो गई 1 करोड़ रुपए बीघा की, किसान रातों रात करोड़पति। ठीक, इफेक्टिव यूज ये भी नहीं कर पाते पैसे का,
देखते ही देखते आपके जैसे ही आपके यहाँ दिल्ली और इसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो सारे किसान जितने भी थे आपके सब 50 करोड़ 100 करोड़ के आपके मालिक। और जैसे ही इनके पास 150 करोड़ रुपए आए, तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, कोठियों के बाहर फॉर्च्यूनर और कोठियों के पीछे भैंस। हाँ, सच्चाई यही है, जाके देख लो, हर कोठी के पीछे भैंस मिलेगी। ठीक। क्यों? फीलिंग ही नहीं आएगी बिना भैंस के। ठीक है, क्योंकि आदत वो है ना। तो अब यहाँ सिस्टम क्या हुआ? तो सिस्टम आपके यहाँ ये हुआ कि किसानों पे पैसा आया। अब इसके बाद में जब आपके रोड बनेगी, तो रोड बनेगी तो डंबर भी लगेगा, गिट्टी भी लगेगी, स्टील भी लगेगी, पत्थर भी लगेगा। तो ये सब चीजें आएंगी, तो इनसे जुड़ी हुई जितनी यूनिट है वो सब चालू होंगी। इनके अंदर रोजगार आपके बढ़ेगा। रोड बनाने के लिए लेबर आएगी। ठीक। और ये सब लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ये भी तो चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ तो पेट्रोल पंप शुरू होंगे। पेट्रोल पंप आपके शुरू हुए तो रिफाइनरी आपके शुरू होगी। ठीक। और इधर रोड बनना शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ने आपके कह दिया 2024 में इलेक्शन है, 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे। अचानक से वही भीड़ दोबारा आ जाएगी, तुरंत पहला बैग लेके बहुत आराम हो गया, चलो दिल्ली। ठीक। और जो कहानी जहां से बंद हुई थी वहां से घूमना चालू हो जाएगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट आपके इस सिचुएशन को आने से पहले ही आपके ऐसे डिसीजंस ले लेती है। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ह्यूज वैकेंसी रिलीज कर देगी। ठीक है। ये हुआ, तो ये सारे आपके एक्शन गवर्नमेंट इसलिए लेती है कि गलती से भी डिफ्लेशन, रिसेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन ना आ जाए। और इस सिचुएशन को दूर करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? डिमांड को बढ़ाएगी, यहां इंटरफियर करेगी, जिससे कि लोगों के पास पैसा बढ़े। सप्लाई चेन में कोई इंटरफियर नहीं करेगी, सप्लाई को कम नहीं कर सकते। सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहे या बढ़ती रहे, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई कम होने का मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का घटना, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसी भी देश की सरकार कभी घटने नहीं देती। ठीक। तो ये है आपके सेकेंड पॉइंट। तो इसे नोट कर लो, नोट कर लिया ये? बड़ी फुर्ती में नोट करते हो। पढ़ के पास हुए थे? पढ़ के ही हुए थे ना पास ग्रेजुएशन में? फिर ठीक है। ग्रेजुएशन ही नहीं हुई? कौन सी यूनिवर्सिटी से है? एमजेपी, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी? तो पास हो जाओ, परेशान मत हो। नेक्स्ट। हाँ। पीछे कहाँ कर दें? दीवार है पीछे तो। स्लाइड पीछे कर दें? तो ये बोलो ना, स्लाइड पीछे कर दो। लिख लिया? करना चेंज? अब नेक्स्ट। तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, यानी कि आपके बायर्स मार्केट, तो बायर्स मार्केट के भी कुछ एजम्पशन होते हैं। ठीक। हो सकता है आपकी डिमांड इतनी कम हो कि खरीदने वाला हो सिर्फ 1 पर्सन, तो ऐसी सिचुएशन आपके कहलाती है क्या? मोनोस्पूनी मार्केट। ठीक। हो सकता है खरीदने वाले हो कितने? 2 पर्सन, तो ये सिचुएशन कहलाती है क्या? ड्यू स्पूनी मार्केट। और हो सकता है खरीदने वाले लिमिटेड ऑफ 5 6 7 8 10 11, तो ये सिचुएशन कहलाती है ओलिगो स्पूनी मार्केट। तो ये 3 एजम्पशन इसमें याद रखना। तो मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये किसके एजम्पशन है? सेलर्स मार्केट के। ठीक। मोनोस्पूनी, ड्यूस्पूनी और ओलिगोस्पूनी, ये किसके एजम्पशन है? बायर्स मार्केट के। ठीक है।
चलिए नोट। अब नेक्स्ट, तो ऑप्टिमम प्राइस की तीन कंडीशन आपने देखी। पहली कंडीशन, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इसे हम सेलर्स मार्केट कहते हैं और इस स्थिति में प्राइस इंक्रीज होती है। दूसरी कंडीशन, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, इसे बायर्स मार्केट कहते हैं, इस स्थिति में प्राइस डिक्रीज होती है। तीसरी कंडीशन, डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, बराबर। ठीक है, ये जो मार्केट होती है इसे कहते हैं फुल कम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। और यहाँ जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। दूसरा याद रखना, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ना तो कभी कोई ये कैलकुलेट कर सकता था कि टोटल डिमांड कितनी है और ना ही कोई ये कैलकुलेट कर सकता कि टोटल सप्लाई कितनी है। ठीक, अब आरबीआई ये कहे कि नहीं हम डिमांड बता देंगे कितनी है, देश के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए इतनी डिमांड है। अरे 10 लाख करोड़ रुपए है लेकिन लोग खर्च करना तो चाहें। गांव के अंदर आपने देखा होगा कई करोड़पति हैं साइकिल से ही चल देते हैं, वो खर्च ही नहीं करना चाहते तो कार आएगी कहां से। ठीक, तो आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही आप किसी इकोनॉमिक यूनिट की पूरी क्षमता बता सकते कि क्षमता कितनी है, उसका आउटपुट कितना है। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती। ये सिचुएशन तो लाने का प्रयास सिर्फ सरकार करती है और सरकार तब करती है जब मार्केट या तो इस तरफ चली जाए या इस तरफ चली जाए। जब मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई वाली सिचुएशन है तो प्राइस ज्यादा होगी और प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट को इस तरफ लाने की कोशिश करेगी। और जब मार्केट में डिमांड इज लेस देन सप्लाई वाली सिचुएशन है, ठीक, तब गवर्नमेंट मार्केट को इस तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो ये सिचुएशन कैसी है, आइडियल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल हो जाए तो ये भी घाटे की स्थिति है, क्योंकि अगर कीमतें स्थिर आपके हो गई तो कीमतें स्थिर हुई तो ये प्रॉफिट को सस्टेन कर सकती है। और प्रॉफिट अगर 10-20 साल लगातार सस्टेन हो जाए तो जो आपके एंटरप्रेन्योर है, ठीक, अगर एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है और लगातार 5-10 साल वही प्रॉफिट है तो फिर उसका बिजनेस से मन हटना शुरू हो जाएगा, हो सकता है वो बिजनेस ही बंद कर दे। ठीक है, तो ये सिचुएशन वैसे तो पॉसिबल नहीं है और अगर पॉसिबल हो जाए लंबे समय के लिए तो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इकोनॉमी के लिए जो परफेक्ट सिचुएशन है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितने से कितने, 3 से 5, 4 से 6, ठीक, मतलब 5% के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आइडियल या जो बेहतर सिचुएशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और इन्फ्लेशन 5% के आसपास हो। ठीक, 4 हो, 6 हो, 5 हो, यहां तक ठीक है। ठीक है, तो ये होती है आपके इकोनॉमी के अंदर ऑप्टिमम प्राइस के निर्धारण की 3 कंडीशंस। तो क्लियर हुई है तीनों कंडीशन। तो इसको नोट कर लो। अब इकोनॉमी का आपके सेकंड पिलर, ये तो हमने पहला पिलर देखा कौन सा, इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, इसके बाद में अब हम आएंगे आपके सेकंड पिलर।